हाँ, और आज की चर्चा का विषय विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जुड़ा है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हाँ, और हमारे पास इस पर कुछ बहुत अच्छे रिवीजन नोट्स हैं। हम इन्हीं के माध्यम से एक-एक करके हर अवधारणा को समझेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य इन नोट्स में दी गई हर जानकारी को उसी क्रम में लाइन दर लाइन पढ़ना और फिर उसे सरल भाषा में स्पष्ट करना है। ठीक, वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है। तो चलिए पहले पृष्ठ से शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 2 त्वरित रिवीजन नोट्स। और यहाँ एक तस्वीर है जिसमें प्योर घी यानी शुद्ध घी का एक जार दिखाया गया है। ये तस्वीर ही पूरी बहस शुरू करती है। नोट्स में एक बॉक्स है जिसमें लिखा है आम भाषा में, शुद्ध का अर्थ है कोई मिलावट न हो। हाँ, जैसे हम बाजार से घी लाते हैं तो यही देखते हैं कि उसमें कोई और तेल या वनस्पति ना मिला हो। लेकिन फिर दूसरा बॉक्स कहता है वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का अर्थ है पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति, सेम केमिकल नेचर के हों। और यहीं पर सारा फर्क आ जाता है। विज्ञान कहता है कि कोई पदार्थ तभी शुद्ध है जब उसके सारे कण, मतलब सबसे छोटे हिस्से, एक जैसे हों, उनकी केमिकल बनावट एक जैसी हो। इसीलिए नोट्स का अगला उदाहरण है दूध, मिल्क एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। यह जल, वसा, फैट और प्रोटीन का मिश्रण है। बिल्कुल। दूध ऊपर से तो एक जैसा लगता है, पर असल में वो पानी, फैट, प्रोटीन जैसी कई अलग-अलग चीजों से मिलकर बना है। तो क्योंकि इसके कण एक जैसे नहीं हैं, इसलिए विज्ञान इसे शुद्ध नहीं मानता। नहीं, वो इसे एक मिश्रण मानता है। और नोट्स में आगे लिखा है, हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी मिश्रण है। अच्छा, तो अगर ज्यादातर चीजें मिश्रण हैं, तो अगली स्लाइड इसी के बारे में होगी। हेडिंग है मिश्रण, मिक्सचर और उसके प्रकार। हाँ, इसकी परिभाषा पढ़िए। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। आसान शब्दों में, जब हम दो या दो से ज्यादा शुद्ध चीजों को बस आपस में मिला देते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसका पहला प्रकार है 1 समांगी मिश्रण, होमोजीनियस। यहाँ एक बीकर का चित्र है जिसमें नीला द्रव है जो पूरी तरह से एक समान दिख रहा है। समांगी का मतलब ही है एक समान अंग वाला। इसके गुण में लिखा है इसकी बनावट, टेक्सचर हर जगह समान होती है। और उदाहरण है जल में नमक, जल में चीनी, कॉपर सल्फेट विलयन। बिल्कुल, जब आप पानी में चीनी घोलते हैं तो वो पूरी तरह घुल जाती है। आप मिश्रण में चीनी के कण अलग से नहीं देख सकते। पानी का स्वाद हर जगह एक जैसा मीठा लगेगा। और दूसरा प्रकार है 2 विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। इसके चित्र में एक बीकर में नीचे पीला द्रव है और ऊपर एक अलग परत है। हाँ, दोनों घुले हुए नहीं दिख रहे हैं। विषमांगी मतलब अलग अलग अंग वाला। इसका गुण है इसके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक, सेपरेट होते हैं और बनावट असमान होती है। उदाहरण तेल और पानी, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। तो जैसे पानी में तेल डालते हैं तो तेल ऊपर तैरता रहता है। आप दोनों को साफ साफ अलग देख सकते हैं। इनकी बनावट एक समान नहीं होती। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। विलयन या सॉल्यूशन, इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण ही है। यहाँ चित्र में एक बीकर है और तीर के निशान से विलायक और विलेय को दर्शाया गया है। विलायक के नीचे लिखा है बड़ी मात्रा, जो घोलता है। हाँ, जैसे पानी, जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है और दूसरी चीज को अपने अंदर घोल लेती है, उसे विलायक कहते हैं। और विलेय के नीचे है छोटी मात्रा, जो घुलता है। जैसे चीनी, जो चीज कम मात्रा में होती है और घुल जाती है, उसे विलेय कहते हैं। तो विलायक प्लस विलेय इज इक्वल टू विलयन। ये तो सीधा है। अब इसके उदाहरण देखें, वो दिलचस्प है। चीनी और जल, तरल में ठोस। दूसरा टिंचर आयोडीन, आयोडीन विलेय प्लस अल्कोहल विलायक। टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है। इसमें अल्कोहल ज्यादा होता है तो वो विलायक है और आयोडीन उसमें घुलता है। वात युक्त पेय, सोडा, तरल में गैस, CO2 प्लस जल, मतलब कोल्ड ड्रिंक। हाँ, जिसमें पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। और चौथा तो बहुत ही चौंकाने वाला है, वायु यानी एयर। गैस में गैस O2 21% प्लस N2 78।
बिल्कुल। हवा भी एक विलयन ही है, जिसमें नाइट्रोजन गैस विलायक का काम करती है और ऑक्सीजन जैसी गैसें उसमें विलेय होती हैं। अच्छा, अब है विलयन के गुण। पहला, यह एक समांगी मिश्रण है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। कणों का व्यास 1 nm 10⁻⁹ मीटर से छोटा होता है, आंख से नहीं देखे जा सकते। मतलब इसके कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। यह गुजर रही प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते, प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। हाँ, अगर आप साफ शरबत से टॉर्च की रोशनी गुजारेंगे तो आपको रोशनी का रास्ता बीकर के अंदर नहीं दिखेगा। कण बहुत छोटे हैं। स्थायी, स्टेबल, शांत छोड़ने पर कण नीचे नहीं बैठते। एक बार चीनी घुल गई तो वो अपने आप नीचे नहीं बैठेगी। छानने की विधि फिल्ट्रेशन से कण अलग नहीं किए जा सकते। मतलब मैं चाय छन्नी से चीनी को पानी से अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। यहीं पर एक साइड बॉक्स भी है। क्या आप जानते हैं मिश्र धातुएं? हाँ, और एक तुरई का चित्र है। लिखा है ये धातुओं का समांगी मिश्रण है, इसे भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मिश्र धातु जैसे पीतल भी एक तरह का ठोस विलयन है। उदाहरण दिया है, पीतल = जिंक 30% प्लस कॉपर 70%। तो ये 2 या 2 से ज्यादा धातुओं को पिघलाकर मिलाने से बनता है। बनने के बाद ये एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अगली स्लाइड है विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसकी परिभाषा है विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा। मतलब सांद्रता ये बताती है कि एक ग्लास पानी में कितनी चीनी घुली है। यहाँ 3 चित्र हैं। पहला है तनु डाइल्यूट, कम विलेय। इसमें कम पीले कण दिखाए गए हैं, जैसे हल्का मीठा शरबत। दूसरा है सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड, अधिक विलेय। इसमें ज्यादा पीले कण हैं। यानी ज्यादा मीठा शरबत। और तीसरा है संतृप्त सैचुरेटेड और नहीं घुल सकता। इसमें बहुत ज्यादा कण हैं और कुछ नीचे भी बैठे हैं। ये वो अवस्था है जब पानी में इतनी चीनी घुल चुकी है कि अब और चीनी घुलना बंद हो गई है। और एक और परिभाषा है असंतृप्त, यदि विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो। मतलब जब तक विलयन में और विलेय घोला जा सकता है वो असंतृप्त है। यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम भी है, तापमान बढ़ाने पर विलयन की घुलनशीलता बढ़ जाती है। हाँ, हमने देखा ही है कि ठंडे पानी के मुकाबले गर्म पानी में चीनी ज्यादा आसानी से और ज्यादा मात्रा में घुल जाती है। अब अगली स्लाइड में सांद्रता निकालने के सूत्र दिए गए हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत का, विलेय का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। और दूसरा है आयतन प्रतिशत का, जो है विलेय का द्रव्यमान विलयन का आयतन गुणा 100। ये सूत्र हमें ये पता लगाने में मदद करते हैं कि किसी विलयन में विलेय ठीक कितने प्रतिशत है। यहाँ एक उदाहरण भी हल किया गया है। प्रश्न है 320 G जल प्लस 40 G नमक, सांद्रता ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे चरण दर चरण देखते हैं। हल का पहला पॉइंट, विलेय नमक 40 G। दूसरा, विलायक जल 320 G। सही है, नमक घुल रहा है तो वो विलेय है और जल घोल रहा है तो वो विलायक। विलयन कुल 40 + 320 = 360 G। विलयन का कुल वजन निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। प्रतिशत = 40 360 × 100 = 11.1%। तो हम पहले सूत्र का उपयोग करेंगे। विलेय का द्रव्यमान 40 को विलयन के कुल द्रव्यमान 360 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब है कि इस घोल में 11.1% नमक है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम अगले विषय पर आते हैं, निलंबन, सस्पेंशन। ये विलयन से काफी अलग है। इसकी परिभाषा है एक विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव में घुलते नहीं बल्कि निलंबित रहते हैं। चित्र में मटमैला पानी है और कुछ कण नीचे बैठे हैं। हाँ, निलंबन में कण घुलते हैं, बस कुछ देर के लिए द्रव में तैरते रहते हैं, जैसे पानी में मिट्टी या चॉक पाउडर। तो इसके गुण देखते हैं। पहला, ये विषमांगी मिश्रण है क्योंकि मिट्टी और पानी साफ साफ अलग दिखते हैं। हाँ। कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा, अस्थाई, शांत छोड़ने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप इसे थोड़ी देर छोड़ दें तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। हाँ, इसीलिए ये अस्थाई है। ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जब तक कण नीचे नहीं बैठते। जब तक कण तैर रहे होते हैं तब तक वे प्रकाश के रास्ते को फैला देते हैं और आपको टॉर्च की रोशनी का पथ दिखाई देता है।
और पांचवा गुण है छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। बिल्कुल, आप इसे एक फिल्टर पेपर या कपड़े से छानकर मिट्टी और पानी को अलग कर सकते हैं। अब विलयन और निलंबन के बीच की कोई चीज, अगला टॉपिक है कोलाइडल विलयन। ये एक बहुत ही रोचक मिश्रण है। ये समांगी प्रतीत होता है, जैसे दूध, लेकिन वास्तविकता में विषमांगी है। यही इसकी खास बात है। ये दिखने में तो विलयन जैसा एक समान लगता है, पर असल में होता विषमांगी है। यहाँ दूध की बोतल और एक आवर्धक लेंस का चित्र है जो दूध के अंदर छोटे छोटे कणों को दिखा रहा है। इसके कण विलयन से बड़े लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। इसकी संरचना के लिए अलग शब्द हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज विले जैसा, और परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम विलायक जैसा। मतलब वही है, जो चीज कम मात्रा में है जैसे दूध में वसा, वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और जो ज्यादा मात्रा में है जैसे दूध में पानी, वो परिक्षेपण माध्यम है। अब इसके गुणधर्म। पहला, कणों का आकार छोटा, आंख से नहीं दिखते, इतने छोटे कि आंखों से नहीं दिखते, इसीलिए ये समांगी लगता है। टिंडल प्रभाव, प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। लेकिन कण इतने बड़े जरूर होते हैं कि वो प्रकाश के रास्ते को फैला सकें। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्थायी, स्टेबल, कण नीचे नहीं बैठते। हाँ, दूध को रखने पर उसकी मलाई या वसा अपने आप नीचे नहीं बैठती। अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग किए जाते हैं, छानने से नहीं। अब दूध को छानकर पानी और वसा अलग नहीं कर सकते। इसके लिए क्रीम निकालने वाली मशीन जैसी तकनीक चाहिए। और अगला टॉपिक इसी से जुड़ा है, टिंडल प्रभाव, टाइनल इफेक्ट। परिभाषा, कोलॉइडल कणों द्वारा प्रकाश की किरण का फैलना। जैसा हमने अभी पढ़ा, जब प्रकाश की किरण कोलॉइडल विलयन से गुजरती है तो उसके कण प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिससे हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। यहाँ एक घने जंगल की बहुत सुंदर तस्वीर है जिसमें पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें आ रही हैं। कैप्शन है, जंगल के वितान से सूर्य की किरण का गुजरना, कोहरे में जल की बूंदें कोलाइड हैं। ये टिंडल प्रभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। जंगल में कोहरे के कारण हवा में पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें एक कोलाइड बना लेती हैं और वो सूरज की रोशनी को फैला देती हैं। नोट्स में लिखा है कि इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हाँ, उन्हीं के नाम पर है। और एक प्रयोग भी बताया है। कॉपर सल्फेट विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन दूध प्लस पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक वास्तविक विलयन है। उसके कण बहुत छोटे हैं, लेकिन दूध एक कोलाइड है, उसके कण प्रकाश को फैला सकते हैं। अगली स्लाइड में कोलॉइड के सामान्य उदाहरण दिए हैं। ये एक पूरी तालिका है। ये तालिका बताती है कि कौन सी अवस्था किस में मिलने पर किस तरह का कोलाइड बनता है। पहला प्रकार है एरोसॉल। घटक है द्रव, ठोस प्लस गैस, और उदाहरण है कोहरा, बादल, धुआं। तो जब गैस में कोई द्रव या ठोस फैलता है तो एरोसोल बनता है। दूसरा है फोम। घटक गैस प्लस द्रव, उदाहरण शेविंग क्रीम। जब द्रव में गैस फैलती है तो फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम के झाग। फिर है इमल्शन। घटक द्रव प्लस द्रव, उदाहरण दूध, फेस क्रीम। जब एक द्रव दूसरे में फैलता है, जैसे दूध में पानी में वसा। इसके बाद है सोल। घटक ठोस प्लस द्रव, उदाहरण कीचड़, और जेल। घटक द्रव प्लस ठोस, उदाहरण जेली, पनीर। हाँ, और आखिर में ठोस सोल, जिसमें ठोस में ठोस फैलता है, जैसे कुछ रंगीन पत्थर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन पर। यहाँ 2 बॉक्स हैं। पहला भौतिक परिवर्तन का। इसमें क्या क्या लिखा है? नया पदार्थ नहीं बनता, परिवर्तनीय रिवर्सिबल। और एग्जाम्पल्स, बर्फ का पिघलना, लकड़ी काटना, पानी का उबलना। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल सकता है, लेकिन वो रहता वही है। जैसे पानी बर्फ बन जाए या भाप है तो वो पानी ही। और दूसरा बॉक्स है रासायनिक परिवर्तन का। इसमें लिखा है नया पदार्थ बनता है, अपरिवर्तनीय, इरिवर्सिबल। और एग्जाम्पल्स, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना, जलना। रासायनिक परिवर्तन में एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसके गुण पुराने वाले से अलग होते हैं। जैसे जब लकड़ी जलती है तो राख और धुआं बनता है, जिसे आप वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं। यहाँ एक विशेष नोट है। मोमबत्ती का जलना इक्वल टू भौतिक मोम पिघलना प्लस रासायनिक बत्ती का जलना, दोनों परिवर्तन है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। जब मोम गर्मी से पिघलता है तो ये एक भौतिक परिवर्तन है,
लेकिन जब बत्ती के पास का मोम जलकर रोशनी और गर्मी देता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अब मिश्रण की दुनिया से निकलकर वापस शुद्ध पदार्थों की ओर चलते हैं। हेडिंग है शुद्ध पदार्थ, तत्व, एलिमेंट्स। नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब तत्व वह सबसे शुद्ध पदार्थ है जिसे आप और छोटे रासायनिक टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। लोहा एक तत्व है, आप उसे तोड़कर कुछ और नहीं बना सकते। यहाँ आवर्त सारणी का एक चित्र है और तत्वों के प्रकार बताए गए हैं। पहला है धातु, चमकीली, सुचालक, तन्य, उदाहरण सोना, लोहा। ये आमतौर पर चमकीले, ठोस और गर्मी व बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। दूसरा है अधातु, कुचालक, चमक नहीं होती, उदाहरण ऑक्सीजन, कार्बन। ये धातु के उल्टे गुण रखते हैं। और तीसरा है उपधातु, मिश्रित गुण, उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन। इनमें धातु और अधातु दोनों के मिले जुले गुण होते हैं, जैसे सिलिकॉन। अगली स्लाइड में धातु और अधातु के गुणों की तुलना है। धातु के गुण हैं चमकीली, सुचालक, तन्य, आघातवर्ध्य और प्रतिध्वनिपूर्ण। तन्यता का मतलब है उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता मतलब पीटकर पतली चादर बनाना। और प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब टकराने पर वे टन की आवाज करती हैं। और अधातु के लिए लिखा है कि वे विभिन्न रंगों की होती हैं, कुचालक होती हैं और उनमें ये सब गुण नहीं होते। बिल्कुल, आप कोयले को पीटकर चादर नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा। अब कुछ तत्वों के रोचक तथ्य। पहला, तत्वों की कुल संख्या 100 से अधिक है, 92 प्राकृतिक। हाँ, अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 92 प्रकृति में मिलते हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। कमरे के तापमान पर 11 तत्व गैस हैं। जैसे लोहा, सोना ठोस है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस हैं। द्रव तत्व, लिक्विड्स एट रूम टेम्प, पारा, मर्क्यूरी और ब्रोमीन, सिर्फ यही 2 तत्व हैं जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। और सबसे मजेदार, गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान 303 के से थोड़ा ऊपर पिघलकर द्रव बन जाते हैं। ये इतने कम तापमान पर पिघलते हैं कि अगर आप इन्हें अपनी हथीजी पर रखें तो आपकी शरीर की गर्मी से ही ये पिघलकर द्रव बन जाएंगे। अब शुद्ध पदार्थ का दूसरा प्रकार, यौगिक, कंपाउंड्स। परिभाषा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात फिक्स्ड रेशो में रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ। यह स्लाइड यौगिक को समझाने के लिए मिश्रण से उसकी तुलना करती है। हाँ, पहले चित्र में एक चुंबक लोहे की छीलन और सल्फर के ढेर में से लोहे को खींच रहा है। लिखा है मिश्रण, मिक्स, लोहा प्लस सल्फर। चुंबक लोहे को अलग कर सकता है। जब आप लोहा और सल्फर को बस मिला देते हैं तो वह एक मिश्रण है। लोहा अब भी लोहा है, इसलिए चुंबक उसे खींच लेता है। लेकिन दूसरे चित्र में चुंबक को आयरन सल्फाइड के पास लाया गया है, पर कोई असर नहीं हो रहा। लिखा है यौगिक, हीट, आयरन सल्फाइड, फेरस। गर्म करने पर नया पदार्थ बना। चुंबक का असर नहीं, गुण बदल गए। बिल्कुल। जब आप उस मिश्रण को गर्म करते हैं तो लोहा और सल्फर आपस में रासायनिक क्रिया करके आयरन सल्फाइड नाम का एक नया पदार्थ, एक यौगिक बना लेते हैं। अब इसमें लोहे के गुण नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। यही सबसे जरूरी बात है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं, पर उनसे बना यौगिक पानी एक द्रव है। अगली स्लाइड मिश्रण और यौगिक में अंतर को सार के रूप में बताती है। मिश्रण के लिए लिखा है नया पदार्थ नहीं बनता, संगठन परिवर्तनीय होता है। हाँ, मिश्रण में कोई नई चीज नहीं बनती और आप चीजें किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जबकि यौगिक के लिए लिखा है नया पदार्थ बनाते हैं, संगठन सदैव स्थायी, फिक्स्ड होता है। यौगिक में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है और अनुपात हमेशा फिक्स होता है। जैसे पानी हमेशा H2 ही O ही रहेगा। मिश्रण घटकों के गुणधर्म दर्शाते हैं, यौगिक के गुणधर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। और आखिर में मिश्रण को भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को केवल रासायनिक विधि से। बिल्कुल सही। मिश्रण को छानकर या चुंबक से अलग कर सकते हैं, पर यौगिक को तोड़ने के लिए रासायनिक क्रिया करनी पड़ती है। तो अब हम आखिरी स्लाइड पर हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, सारांश, समरी। यह एक फ्लो चार्ट है। ये चार्ट पूरे अध्याय का निचोड़ है। सबसे ऊपर है पदार्थ, जिससे 2 शाखाएं हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ से 2 शाखाएं हैं, तत्व और यौगिक। तो अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो हम पता करते हैं कि वह तत्व है या यौगिक। और मिश्रण से 2 शाखाएं हैं, समांगी और विषमांगी।
और अगर वह मिश्रण है तो हम देखते हैं कि इसकी बनावट एक समान समांगी है जैसे विलयन, या असमान विषमांगी है जैसे निलंबन और कोलाइड। तो ये थी हमारे आज के नोट्स की गहन पड़ताल। हमने देखा कि जिसे हम आम भाषा में शुद्ध कहते हैं, विज्ञान में उसका अर्थ कितना अलग और सटीक है। बिल्कुल। इस पूरे वर्गीकरण को समझने के बाद ये सोचना काफी दिलचस्प है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों को एक अकेली वस्तु के रूप में देखते हैं, वे असल में कितने अलग-अलग पदार्थों का मिश्रण या यौगिक हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचना बहुत दिलचस्प होगा। अगली बार जब रसोई में एक गिलास पानी लिया जाए तो उसके बारे में सोचना चाहिए। पानी खुद एक यौगिक है, H2O। अगर उसमें नल के मिनरल्स घुले हैं तो वो एक विलयन है। अगर वो थोड़ा गंदला है तो शायद उसमें निलंबन या कोलाइड भी हो। वो एक साधारण सा दिखने वाला ग्लास असल में इस पूरे अध्याय का एक जीता जागता उदाहरण हो सकता है। हमारे आसपास और क्या कुछ ऐसा है जो इतना भ्रामक रूप से जटिल